नमस्कार, मैं गोविंद पांडे जीवनधारा संघ का अध्यक्ष। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा हुआ है, ये मनोरी गांव में एक महिला का, हमारे पास बुजुर्ग महिला का मैटर आया था, जिसको हम लोग एक न्यूज़ वायरल हुई थी हमारी, जो हमने न्यूज़ दी थी, बाइट दिया था अपना फ्लैश न्यूज़ के माध्यम से। उसके बाद हमारे खिलाफ एक न्यूज़ आई है, जो हमारे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सब झूठे हैं। उसके लिए ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है आज। मैटर क्या था? मैटर ऐसा था कि हमारी जो जीवनधारा संघ NGO है, उसके तहत हमारे पास एक रूजी चौरे करके एक 72 वर्षीय महिला है, जो मनोरी गांव कोली समाज में रहती है। वहाँ का मैटर था, तो उनका एक पारिवारिक वाद था, जो वाद था कि उन पारिवारिक जो भी उनके परिवार वाले थे, वो भी ज़बरदस्ती उन पर कब्जा करने का प्लान था। क्योंकि वो जो 72 वर्षीय महिला थी, वहाँ 50 साल से रहती थी, उसके सब डॉक्यूमेंट्स थे, सब चीज़ें थी। उसके बाद वो मैटर हमारे पास था, तो जिसको थोड़ा सा हम वेरीफाई करके और उनसे एक लेटर लिखित में हमने लिया था 13 दिसंबर 2021 को। उसके बाद इस मैटर में हम लोग इन्वॉल्व हुए और लेटर हमने BMC को भी दिया था और उसके बाद पुलिस स्टेशन में भी दिया था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई। और हम लोग को बोला कि आज तक कोली समाज में BMC नहीं आती थी। पी उत्तर मलाड जो BMC महानगर पालिका है, कभी वहाँ पे BMC नहीं आई। तो आज किसके दबाव से उस समाज के रूम तोड़ने के लिए हमें अधिकतर देखा गया है कि कहीं पे भी रूम तोड़ने BMC नहीं आती है। गाले का डेमोलिशन होता है, लेकिन रूम का जल्दी नहीं होता, जो हमें जहाँ तक पता है। लेकिन कोली समाज में फर्स्ट टाइम BMC और गरीब महिला को दबाया गया था। उसके बाद उस गरीब महिला को ऐसा लगता है कि जो न्यूज़ वायरल हुआ है, उसमें कुछ पीछे से भी ऐसी आवाज़ आ रही है कि हमारे खिलाफ डरा धमका के वो चीज़ें न्यूज़ बनाई गई है। क्योंकि अगर वो हमें डरा धमका के वो न्यूज़ अगर नहीं उनको बनाई गई होती, तो पीछे से आवाज़ नहीं आती। क्योंकि जो न्यूज़ हम लोग ने दिया था प्लेस न्यूज़ के माध्यम से, उस न्यूज़ में कोई वो महिला एकदम बिंदास, जो भी कुछ थी उसके साथ जो घटना घटी थी, वो हमारे साथ खड़े होकर बोली थी। लेकिन जो दूसरी न्यूज़ वायरल हुई है, उस न्यूज़ में वो पीछे से एक महिला बोलती है, ऐसा चीज़ नहीं, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा बोलना चाहिए, जिसे लगता है कि प्रॉपर ये तोता की तरह रटाया गया है। तो वो चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं। क्यों ऐसा लग रहा है सर कि उनको सिखाया गया? पहले वो लेडी आप लोगों के साथ में थी, जी, अचानक में बदल जाना क्या लग रहा है? हाँ, ये कैसा है कि जो मनोरी गांव है, वहाँ पे हेलन फोंसेका सोशल वर्क करती है, जो अपने आप को मजिस्ट्रेट बताती है, लेकिन मजिस्ट्रेट नहीं है, जिनके खिलाफ मेरे पास बहुत सारे एविडेंस भी है। और जो मेलविन फोंसेका वहाँ का सोशल वर्कर, जिसका मेन इन्वॉल्वमेंट है। तो उसके बाद जब मेलविन का बोलना है, अभी जो न्यूज़ वायरल किया है उसमें मेलविन का बोलना है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और मैंने बोला है कि वो रूम बनने देना चाहिए। और हमारे कोली समाज में BMC नहीं आती है, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। अगर कोली समाज में BMC नहीं आती है, तो आज अगर वो रूम पहले ही बनने देना चाहिए था। हमें कोई सपना नहीं गिरा था कि हम बॉम्बे से जाके उस मनोरी गांव में गोराई पार उस पर जाए और किसी की सपोर्ट करें। जब हमारे पास वो महिला आई थी और वो हमें लिख के दिया, उसके बाद हम उनको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन चीज़ें बाद में कैसी हुई कि मेलविन की जब इंसल्ट होने लगी, जब उसे लगा कि कोई हमारे गांव में आके कोई सोशल वर्कर और उस घर को सपोर्ट कर रहा है, तब मेलविन ने दूसरा स्टैंड और अपनी राजनीतिक स्टैंड लेना चाहा, क्योंकि उसको आने वाले महानगर पालिका में इलेक्शन लड़ना है। तो ये चुनाव को लेकर के सारी रणनीति रची जा रही है? चुनाव को लेकर लड़ना चाहिए, लेकिन मैडम हम लोग का इलेक्शन लड़ने का कोई मकसद वहाँ से नहीं है। हमारी संगठन इलेक्शन लड़ने वाली है, बट वहाँ से हमारा कोई मकसद नहीं है। और मेलविन फोंसेका को इलेक्शन वहाँ लड़ना है, तो आज तक मेलविन फोंसेका ने जो भी चीज़ें वहाँ पे किया है, लोगों को दबाव करके ही किया है। मैंने वहाँ पे, उसने बोला कि गोविंद पांडे सॉरी बोल रहा है, जो स्टेटमेंट दिया है, तो मैं उसे सॉरी तो नहीं बोलने वाला हूँ। और यही आज तक वह स्टेटमेंट था, भ्रष्टाचारी दलाल है, जिसे मैं कोर्ट, अगर मेरे ऊपर पुलिस स्टेशन FIR दर्ज करेगी, तो मैं कोर्ट में प्रूफ करूँगा, ना कि किसी और को। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि अपने आप को वो जज बताती है, जी, तो आपने कुछ ऐसे प्रूफ निकाले हैं, या आपको क्यों लगता है कि वो जज जो है इस तरीके की चीज़ें अपने बारे में बता रही है? जो मुंबई की CWC की मुंबई की जज मजिस्ट्रेट कमेटी है, जिसके अंदर मैंने भी बहुत सारे लोगों से, और मेरे कुछ और भी मित्र हैं जो हमारी NGO को कभी हमें ज़रूरत होती है तो NGO के थ्रू हमारे कांटेक्ट में आई है। उनसे भी हमने पूछा कि आप विजिटिंग कार्ड छपवा सकती हो, क्या आप कोई चीज़ें कर सकती हो? तो उनका कहना है कि सर हम विजिटिंग कार्ड नहीं छपवा सकते, हम अपने गाड़ी पे चीज़ें नहीं लिख सकते। हेलन फोंसेका की गाड़ी की फ़ोटो है मेरे पास, घर की फ़ोटो थी, लेकिन मेरे से अभी मिल नहीं रहा। घर में भी उनका मजिस्ट्रेट का लिखा हुआ था। और कुछ फ़ोटो में जो इंक्रा करके या कोई ऐसी संगठन है जिसका बोर्ड की ओपनिंग हुई, जिसमें सिर्फ लिखा मजिस्ट्रेट हेलन फोंसेका, वहाँ पे हेलन फोंसेका खड़ी है। तो अगर मजिस्ट्रेट बता रही हो, तो अगर मैंने भ्रष्टाचारी दलाल बताया है आपको, तो आप भ्रष्टाचारी दलाल हो, क्योंकि आप अपने आप को मजिस्ट्रेट बता रही हो, जो मजिस्ट्रेट नहीं हो। अगर आप नॉर्मल आदमी को आप मजिस्ट्रेट बताओगे, तो जाहिर सी बात हो आपके फेवर में आएगा और वो डरेगा आपसे। सर, जिस तरीके से वहाँ के जो हम विधायक हैं, सांसद हैं गोपाल शेट्टी, उनके साथ में भी कई बार उनको देखा है। हाँ, गोपाल शेट्टी के साथ में देखो,
पॉलिटिशियन का और राजनीतिक वालों का एक ही फंडा होता है कि जहाँ से हमारी पब्लिसिटी हो। हेलन फोंसेका को भी इलेक्शन लड़ना था, बीजेपी की वो पहले सुनील राणे साहब के साथ थी जो विधानसभा उपाध्यक्ष थी बोरीवली की, फिर वहाँ कुछ ऐसी घटना हुई है जो उनके बीच में आपसी हो, उतना मेरे को नहीं पता है, उनको उस पद से हटा दिया गया। और उसके बाद जब वहाँ से हटाया गया तो गोपाल शेट्टी को कांटेक्ट करके, गोपाल शेट्टी का इनका कुछ पारिवारिक संबंध भी अच्छा है, तो उस हिसाब से उन्होंने माइनॉरिटी सेल में उन्होंने मुंबई उपाध्यक्ष का शायद कुछ पद लिया है वहाँ का। आगे क्या आप लोग करने वाले हैं, अगर इसके बाद क्या चीज़ें करने वाले हैं? मेलविन फोंसेका ने जो भी स्टेटमेंट दिया, एक स्टेटमेंट उसका ऐसा है कि गोविंद पांडे को जब हमने वीडियो हमारे खिलाफ बनाया है तो पुलिस स्टेशन में बुलाया था। पुलिस स्टेशन में बुलाया, पुलिस वाले ने हमको कोई नोटिस, लीगल नोटिस नहीं दिया था। हम कोई ऐसे अरे गहरे बंदे नहीं कि जब फ़ोन किया और चले गए वहाँ पहुँच गए। हमने किसी के खिलाफ बोला है ना, हमको लीगल नोटिस दो। और हमारी टीम की जो एडवोकेट अमरप्रीत अरोरा जी है वो वहाँ पर गई थी दोनों दिन। तो हम लोग सुबह गए थे फर्स्ट दिन, और सेकंड दिन जब बुलाया था हम लोग को तो हमारी एडवोकेट को हमने भेजा था। हमने बोला था जो भी चीज़ें लीगल अगर चीज़ें है आप लीगल नोटिस हमारे एडवोकेट के हाथ में दे दीजिए। हमें संजय सावंत साहब का जो गोराई पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई है उनका फ़ोन आया था, और हम लोग ने भी उनको फ़ोन किया था कि सर इस महिला को मदद करो, और हमने पुलिस स्टेशन में एक लेटर भी दिया था। लेकिन संजय सावंत का ये बोलना था कि आप मेलविन से आओ, माफ़ी मांगो, तो मेलविन जैसा बोलता है। तो संजय सावंत के बोलने पे मैं माफ़ी नहीं मांगने वाला। संजय सावंत की एक मेरे पास रिकॉर्डिंग है जिसमें मेरे को संजय सावंत साहब ने बोला कि आप पुलिस स्टेशन आओ। बोला सर मैं पुलिस स्टेशन नहीं आ रहा, मैं 4 बजे डीसीपी साहब के पास जा रहा हूँ। तो वो मेरे को धमकी भरे शब्दों में बोलते कि आप डीसीपी के पास क्यों जाओगे, हमने बुलाया, पहले हमारे पास आना चाहिए। तो मैंने उनको बोला सर हम स्वतंत्र हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, और अगर हमें ऐसा लग रहा है आपके पुलिस स्टेशन के कुछ पीएसआई या वहाँ के हवलदार आपको उस बंदे को मेलविन सेठ बोलते तो और उसके बाद हमको बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर का हमने ख़राब किया है। मेलविन की 2 वीडियो है मेरे पास। अगर मेलविन का 2 दिन के बाद वहाँ के कुछ लोगों को जमा करता है, या तो लोगों का एक्शन रिएक्शन होता है, अगर मेरे लिए जैसा मेरी एनजीओ है, अगर मेरे लोगों का, मेरे कार्यकर्ताओं का मेरे लिए एक्शन रिएक्शन होगा तो ताबड़तोड़ होगा न्यूज़ देखने के बाद, ना कि 2 दिन के बाद प्रॉपर प्लानिंग से होगा। तो मेलविन फोंसेका का प्रॉपर प्लानिंग होता अपनी औरत को और अपनी बेटी को, और उनके साथ कुछ लोगों को उस बंदी के घर भेजता, जिस तरह का ऐसा माहौल क्रिएट करता है। तो लॉ एंड ऑर्डर तो वहाँ खराब हुआ है। संजय सावंत साहब को पहले उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना चाहिए, बाद में हमारे खिलाफ कुछ करना चाहिए। आप लोगों ने किसी तरीके का कंप्लेंट दिया पुलिस स्टेशन? हमने पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेन दिया था जब रोजी जी को परेशान किया जा रहा था, तो हमने एक लेटर दिया था, उसमें मेंशन किया था कि वो चीज़ें हमारे पास जो मैटर आया है सर। तो हम एक गए थे वहाँ पे पीएसआई दीपक हिंडे साहब थे, तो दीपक हिंडे साहब ने, हमारी एडवोकेट भी गई थी, और जिसके थ्रू हमारे पास मैटर आया था नूतन भोईर जो हमारी मुंबई अध्यक्ष हैं, उनके साथ हम लोग गए थे। तो दीपक हिंडे ने हम लोग को, मैडम को चिल्ला के बाहर भगाया, उसके बाद फिर नूतन भोईर को बाहर भगाया और रोजी आंटी को वहाँ पे बिठाया और बोला कि सामने वाले का कॉल जो आपके अपोजिशन में है उनका कॉल ऑलरेडी मुझे आ चुका है, आप लोग ये सब चीज़ें मत करो, आपके लिए एक एनसी लेता हूँ, आप जाइए काम करिए। तो आप दीपक हिंडे भगवान थोड़ू ना है कि सामने वाला कॉल आ गया। तो इसमें लगता है कि दीपक हिंडे को जो हमने भ्रष्टाचारी बताया है इस वजह से बताया क्योंकि दीपक हिंडे को सबसे पहले पता चल जाता कि ये मैटर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कोई एनसी या कंप्लेन नहीं डाला था कि जो दीपक हिंडे को पता होना चाहिए था। दीपक हिंडे को कॉल पे दीपक हिंडे डायरेक्ट बोलते हैं कि उनका कॉल आ चुका है, आप लोग ज़्यादा मगजमारी मत करिए, आप लोग सब बाहर निकलिए। एक सोशल वर्कर को या पत्रकारों को अगर पुलिस ऐसा बाहर भगाएगी तो उस टाइम पर हम लोग क्या कर सकते हैं? हम डीसीपी के पास या आगे का प्रोसेस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मैम आप इस सारे मामले को किस तरीके से देखती हैं कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो उस पर कानूनी तरीके से किस तरीके से कार्रवाई की जा सकती है? जैसे मेलविन ने कहा था कि हम लोग गलत कर रहे हैं, हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, हम लोग गलत कर रहे हैं, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर वगैरह ख़राब कर रहे हैं। तो अगर पुलिस को ऐसा लगता ही है कि हम लॉ एंड ऑर्डर ख़राब कर रहे हैं तो हमारे ऊपर एफआईआर लेते हैं, कोई लीगल प्रोसेस करते हैं, हमें नोटिस दी जाती। जब मैं पुलिस स्टेशन में बैठी थी सुबह, तभी जब गोविंद पांडे को बुलाया था तभी भी वो लोग मुझे प्रेशराइज़ कर रहे थे कि बुलाया जाए, क्योंकि वो लोग कुछ अनलॉफुल एक्ट करना चाहते थे, जिसके एविडेंस भी है हमारे पास। उसके अलावा पुलिस कोई लीगल एक्शन नहीं लेना चाहती थी। जिस हिसाब से मेलविन मेरे सामने अपनी फैमिली को लेके पुलिस स्टेशन में बैठा था, वो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई पुलिस स्टेशन में बैठे। इनफैक्ट ऐसे लग रहा था जैसे कोई फैमिली फंक्शन में आए। तो पुलिस जब पूरी तरह उनको सपोर्ट कर रही है, दीपक हांडे तो थे ही, उसके अलावा राहुल देशमुख, मतलब इस तरीके से वो प्रिटेंड किया जा रहा था कि ये कोई सोशल कॉज वगैरह नहीं है। जैसे वो अपने आप को एक सोशल वर्कर बोलता है कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, लेकिन जिस हिसाब से वहाँ पे वो पुलिस स्टेशन का माहौल था, जो उसने 50-60 लोगों को बाहर बुला के रखा था,
तो वो सब चीज़ें ऐसी थी कि ये पूरा प्लान एंड प्लॉट करके किया जा रहा है, ना कि किसी सोशल कॉज के लिए, बट जस्ट इसलिए क्योंकि उसको इलेक्शन लड़ना है या उसकी वाइफ को, तो बस उसके सपोर्ट के लिए वो जस्ट एक प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। तो आप लोग अभी किस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं? अभी हम प्राइवेट केस करने का प्लान कर रहे हैं। उसके अलावा अभी जैसे वो अभी भी आज सुबह भी मुझे मेलविन ने धमकी दी है कि आप पुलिस स्टेशन में आई थी तो मैंने आपका वॉइस रिकॉर्ड किया है तो मैं वायरल कर दूंगा, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा वगैरह वगैरह। तो अब मेरा एक ही चीज़ है कि हमें जो लीगल स्टेप्स लेने हैं वो हम ले रहे हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कि हम गलत हैं या समथिंग, तो आप भी लीगल स्टेप लीजिए ना। एटलीस्ट आप फ़ोन पे आप किसी को ऐसे धमकी नहीं दे सकते, आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते। इनडायरेक्टली प्रेशराइज करा के आप क्या चलाना चाहते हैं? प्रकाश साहू जी, आपकी इस पूरे आंदोलन साथ में थे, तो हिंदू राज्य सेना की क्या भूमिका रहेगी? ऐसे पूरे मामलों को आप सुन रहे हैं आप। देखो, आज जो जीवनधारा संघ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया, आयोजित किया, उसका एक ही मकसद है कि जो मेलविन फोंसेका है, जो उधर का दलाल है, जैसा गोविंद जी ने बताया, एलन फोंसेका और मेलविन, वो एक सदस्य भी नहीं है, वो खुद को जज बोलती है, न्यायाधीश बोलती है, लेकिन उसका जो जज है, जो उसने बोर्ड लगा था उसके बंगलों में, वो पूरा गलत है। और मैं तो सीनियर पीआई संजय सावंत को मैं खुद फ़ोन किया था, तभी संजय सावंत मेरे को बोले कि आप पुलिस स्टेशन में आओ तो एफआईआर लेंगे, लेकिन मैं तो संजय सावंत को बोल रहा हूँ कि मेलविन फोंसेका को आपका दामाद है क्या? जैसा पुलिस स्टेशन में बैठा था, एक एडवोकेट का, एक सोशल वर्क का उसने वीडियो बनाया, तो एक्चुअली गवर्नमेंट का जो रूल है, जो जीआर है, वो पुलिस स्टेशन में सीसी कैमरा लगा है और दूसरे को अलाउ भी नहीं। जैसा हम लोग भी जाते हैं तो पहला पुलिस हम लोग को बोलता है, उसका जो ऑर्डर ले लेता है, वो बोलता है कि आपका मोबाइल बाहर रखिए, वो अंदर आप लोग को जाने नहीं देता। क्यों? आजकल ऐसे बहुत मीडिया पर्सन है, जैसा हम लोग भी दोनों भी मीडिया पर्सन है, कि छुपे कैमरा अपन लेके जाता है तो पुलिस की नौकरी अपन गला सकते हैं, इतने अपने पावर है कि अपन कानून के रखवाले हैं, उन लोग रखवाले हैं, बराबर है। तो अभी भी जो घर बन रहा है रोजी का, वो खाली जीवनधारा संघ के वजह से बन रहा है। जब अगर हम लोग नहीं जाते थे तो रोजी को उन लोग हैरेसमेंट करते थे। दूसरी बात, ये मीडिया पर्सन इधर आए ले गोरेगांव से, उनका भी हम लोग स्वागत करते हैं। तो उन्होंने जब बाइट लिया तो आप भी थे, आप भी प्रेस न्यूज़ ने बाइट लगाया, तभी रोजी बिंदास बोल रही थी, लेकिन जब इन्होंने बाइट लिया तो डर के बोल रही थी। एक उसको पीछे से चाबी मारता है, वैसा चाबी मार के बोलता था ऐसा ऐसा बता। तो हम लोग अभी जो मेलविन फोंसेका के मनोरी में जो ओपन प्लॉट का उसने हड़प किया है, जो गरीब लोग को उसने सताया, उसके खिलाफ हिंदू राष्ट्र सेना तो युद्ध पातले पे लड़ेंगे, जीवनधारा भी रहेंगे। और जो सीनियर पीआई, जब आप रिटायर हो गए संजय सावंत, तो भी संजय सावंत का हम लोग आरटीआई मारेंगे। हमारी मैडम है एडवोकेट अमरप्रीत, हम लोग प्राइवेट केस करेंगे। दीपक हांडे जो स्टेशन हाउस में बैठ के रुबाब कर रहा था, जैसा कि एक मेलविन उसका दामाद है, वैसा मैं तो बोलता है दीपक हांडे ने उसकी लड़की देने वाला क्या मेलविन को। और मेलविन इतना उधर का दलाल और खुद को भाई समझता है। जब हम लोग 4 आदमी गए थे, तभी तू तेरे एरिया में आया था, तभी तू भाईगिरी बताने का था। और मेलविन फोंसेका आपके माध्यम से बता रहा हूँ, हम लोग से भाईगिरी करना नहीं। और जब तू मनोरी में बोलेगा तब आएगा। पहला पुलिस वाले ने मेलविन और एलन पे एफआईआर दर्ज के बाद में हम लोग के पास आना। लेकिन पूरे मामले के अंदर जो अप्लीकेंट है रोजी चौरे करके वो सरेंडर हो गई है, तो बोलती है वो क्लीन चिट दे दी है। तो आपको मैं बताया कि रोजी को हैरेसमेंट किया है, उसमें पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी भी इन्वॉल्व है। पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी है, मेलविन है, हेलन है, उधर के जो लोकल ये पर्सन है, उन लोग भी इसके लिए। रोजी जब मीडिया के सामने बाइट दिया तभी दिख रहे डरे हुए जब अपन उसके साथ थे। और ऐसा भी नहीं, जब हम लोग के पास कोई भी कंप्लेंटर आता है, कोई भी त्रस्त व्यक्ति आता है, और दूसरी बात सीनियर सिटीजन है, 72 ईयर है, बराबर है, तो हम लोग का ये काम है कि हम लोग के पास कोई भी आएगा तो उसको हेल्प करना। और दूसरी बात, ऐसा हम लोग उसको हेल्प किया ने, उसका बाकायदा हम लोग को लेटर दिए है। हमारे मिडवे चैनल पे रोजी जी ने बाइट दिया था, तो आपको कब और कैसे पता चला कि ये इस छोटे से मनोरी गांव में ये रोजी यहाँ पीड़ित है? आपको कब और कैसे पता चला? सर, हमारी एनजीओ जो है ना, कोविड में 9,000 लोगों को पर डे सुबह शाम खाना खिलाती थी। कोविड में हमने बहुत सारे काम किए हैं। कम से कम 12 से 15 पुलिस स्टेशन में हमने बेकायदा लेटर दिया है कि हम खाना दोनों टाइम का पुलिस स्टेशन में जाके देते थे। तो सोशल मीडिया पे हम लोग बहुत एक्टिव हैं उस तहत। और हमारी जो जीवनधारा संघ की मुंबई अध्यक्ष नूतन भोईर है, उनके थ्रू रोजी चौरे जी हमारे पास आई थी और उन्होंने लिखित में लेटर दिया कि हमारे साथ ऐसा मेलविन फोंसेका के दबाव से ये चीज़ें क्रिएट हो रही है।
क्या आपको पता था कि इनका ये पारिवारिक मुद्दा है, इस मैटर में आप गए थे? हाँ, मुझे पारिवारिक मुद्दा पता था, लेकिन पारिवारिक मुद्दा ये किसी लोगों के दबाव से है कि पारिवारिक मुद्दा होता है जब मेरा भाई, अगर मैंने लिया है कोई प्रॉपर्टी या मेरे डैड ने दिया है तो मेरा भाई लड़ सकता है, भाई के बच्चे के बच्चे नहीं लड़ सकते। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि 11 साल की जो प्रॉपर्टी पे किसी का कब्जा रहता है तो सामने वाले की प्रॉपर्टी होती है। रोजी चौरे जिस प्रॉपर्टी पर रहती थी वो 50-60 साल से वहाँ पे प्रॉपर्टी पे रहती है, जिसका एविडेंस भी हमारे पास है। और जब वो प्रॉपर्टी को ख़राब हुआ, साइड से दीवार गिर रही थी, तो उस प्रॉपर्टी को तोड़ के रोजी जी ने बनाने की कोशिश किया। तब मेलविन फोंसेका का जो बोलना है कि बीएमसी या आज मेलविन फोंसेका का बोलना है कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मेलविन फोंसेका सपोर्ट करते तो हमें मनोरी गांव नहीं जाना पड़ता। आप मेलविन को कब से जानते हैं? मेलविन को मैं नहीं जानता हूँ, मेलविन को मैं हेलन के थ्रू ही जानता हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैं उस मैटर में मैं गया तो हेलन फोंसेका जीवन धारा की मेंबर्स थी, उनको मैंने फ़ोन किया था कि मैडम ऐसा ऐसा चीज़ें हैं, तो बोली मेलविन मेरा रिश्तेदार है, आप बात कर लो। तब हेलन फोंसेका ने पूरी चीज़ें हमें नहीं बताई थी। तो बाद में हम मेलविन को फ़ोन किए। मेलविन ने जब उस टाइम पे रोजी चौरे को परेशान कर रहा था, बीएमसी के हेलन के थ्रू बीएमसी को लेटर भिजवा रहा था, अगर मेलविन फोंसेका को इतनी तकलीफ थी, इतना गाँव का रिश्तेदार और गांव का दामाद या जो भी चीज़ें था वो गांव का, तो उस हिसाब से बीएमसी और हमारे जैसे लोगों को वहाँ आने की ज़रूरत नहीं। रोजी की जब उनके पास गई थी उसी टाइम बनाने दिया था। अगर उसका राजनीतिक स्टैंड नहीं होता तो उस टाइम पे जब स्टार्टिंग में हम गए थे 2 महीना से हम कंटिन्यू जा रहे थे, तब मेलविन फोंसेका वहाँ क्यों नहीं आया था। और मेलविन फोंसेका को हम लोग खुद उनके घर जाके मिले थे, भाई कि आपके एरिया का मैटर है, ये चीज़ें हैं, आप यहाँ के सोशल वर्कर हो तो आप ही से सॉर्ट आउट करवा दो। तो मेलविन का बोलना था मैं इस मैटर में नहीं आऊँगा। आप पर्सनली गए थे मेलविन के घर? मेलविन के हाँ, मैं पर्सनली गया था, मेरी टीम के साथ गया था, रोजी जी को साथ में लेके गया था। और मेलविन से जब मेरी बात हुई थी तो मेलविन ने बोला ठीक है, अगर आप बोलते हो तो मैं नहीं आऊँगा। उस टाइम जब मैं आप बोलता हो तो मतलब अगर मैं बोलता तो मैं काम करवा रहा था, तो अब मैं काम कर रहा था तो आपको तकलीफ क्या हुई, फिर क्यों आए आप? ऐसे पता चला भ्रष्टाचारी दलाल है। सर, जब एक सोशल वर्कर है ना, जो भी होता है, आज मैं भी 2007 से सोशल वर्क कर रहा हूँ, सोशल वर्कर का निस्वार्थ होता है। अगर निस्वार्थ नहीं होता तो उसके इतने सारे नखरे नहीं होते, मैं कर दूंगा, मैं करवा लूँगा। आज जब हम गए थे आपके पास उसी टाइम करवा लेता। तो अगर अब इसका अगर पब्लिक स्टैंड या कुछ चीज़ें करने का और इलेक्शन लड़ने की जो षड्यंत्र है, अब ये स्टैंड लेना चाहता है तो भ्रष्टाचारी दलाल ही ऐसी हरकतें करते हैं जो हरकतें मेलविन फोंसेका ने की है। जो ऐसे कौन से दस्तावेज है कि जो उन्हें प्रूफ करे कि वो भ्रष्टाचार और सर, ये तो मीडिया का काम है सवाल पूछना। दस्तावेज अगर जब पुलिस स्टेशन में हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज होगा, अगर मैंने मेलविन के खिलाफ भ्रष्टाचारी दलाल बोला है, आज भी मैं बोलता हूँ मेलविन फोंसेका भ्रष्टाचारी दलाल है, और ये आखिरी तक स्टेटमेंट रहेगा जब तक ये कोर्ट में नहीं जाएगा। कोर्ट में जाता है तो गोविंद पांडे उसे प्रूफ करेगा कि मेलविन फोंसेका दलाल कैसे है। हमारे चैनल पे जब रोजी जी ने अपना बाइट दिया था तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था, इवन गॉड के ऊपर हाथ रखने की कसम खा रही थी कि मैंने ऐसा कुछ आप लोग से जिक्र नहीं किया कि आप लोग मेलविन का नाम ले लिया। देखो, एक सोशल वर्कर के लिए कोई भी धर्म जात नहीं होती है, मैं भी हर धर्म जात को मानता हूँ, लेकिन अगर वो गॉड के ऊपर कसम खा के बोलती है तो ये लेटर झूठा हो सकता है। ये स्टैम्प मेरा नहीं है, ये अंगूठा मेरा नहीं है, मैंने काट के नहीं लगाया है। मैं तो पढ़ी लिखी नहीं थी और हाँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अच्छा, तो हाँ, वो पढ़ी लिखी ने अंगूठा लगाई है, वो उनके लोगों ने ही लगाया। अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, क्या अगर मैं रोजी चौरे क्या मेरी अपनी प्रॉपर्टी के लिए मेरे पास अंगूठा लगा के देंगी क्या कि मैंने गोविंद को दे दिया? पढ़ा लिखा नहीं, पढ़ा लिखा इंसान भी किसी से पढ़वाता लिखवाता है कि भाई ये बंदा क्यों अंगूठा मांग रहा है, या जो चीज़ें ऐसी है तो उन्होंने बेकायदा लिख के देने के बाद, किसी से पढ़वाने के बाद अंगूठा लगा के हमको दिया है। इसके बाद आपकी संस्था की अगला कदम क्या होगा? हमारी संस्था का अगला कदम होगा, देखो हमारा एक ही मकसद था, रोजी चौरे का घर बन जाए। आज भी हम चाहते हैं कि उसका घर बने और वो अपने घर में जाए, उसका जो भी